द्वारा कहा गया कि आपको लेक्चर देना है। कल ही कहा गया हमें और आज उसकी बात भी आ गई। तो सबसे पहले मैं हरिवंश राय बच्चन का एक काव्य जिसकी पहली दो पंक्तियां से उनकी शुरुआत करना चाहता हूँ। हरिवंश राय बच्चन ने अपने उस प्रसिद्ध काव्य में लिखा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। तो कोशिश प्रेमचंद ने अपने जीवन में की और कहां से कहां पहुंचे। एक छोटी सी कहानी जिसको हम शॉर्ट स्टोरी कहते हैं, आप पढ़ते हैं द चाइल्ड। उनमें बाल साहित्य लिखा है प्रेमचंद ने, और उस बाल साहित्य में एक कहानी है बालक। उसी बालक का अंग्रेजी अनुवाद द चाइल्ड नाम से आपके कोर्स में, और उसी के मुताबिक उसी के अनुसंधान में मुझे कहा गया कि आपको प्रेमचंद पर थोड़ा बोलना है, व्याख्यान नहीं। प्रेमचंद का व्यक्तित्व और कृतित्व आपको बताना है कि वो कितने महान, बड़े, जानदार, शानदार और अनुभवी लेखक थे। तो उस प्रेमचंद के बारे में हमें बताना है, जो एक छोटी सी अनुवादित कहानी चाइल्ड के माध्यम से आप उसको जानते हैं। तो कहानी उसकी छोटी है, बालक, लेकिन उनकी पूर्व भूमिका बहुत बड़ी है। जो कहानी आदमी लिखता है या लेखक लिखता है, तो जैसे एक औरत के लिए प्रसूति की वेदना होती है, वही वेदना काव्य लेखन में होती है, साहित्य लेखन में होती है, लिटरेचर लेखन में होती है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। आज आप कोशिश करना, छत पर चले जाना और लिखना कि आज मैं कविता लिखूंगा, आज मैं कहानी लिखूंगा, आज मैं उपन्यास लिखूंगा। मौलिक रूप से लिखना, एक शब्द लिखने का मौलिक रूप से कवि नहीं बना जा सकता है। कवि, लेखक, साहित्यकार बना जाता है प्रतिभा के बल पर। आपके अंदर प्रतिभा होती है और उसी प्रतिभा के बल पर आप महान लेखक, शायर, कलाकार और उच्च दर्जे के कला को आप समर्पित होते हैं। उसके मूल में प्रतिभा, वो प्रतिभा मिली थी मुंशी प्रेमचंद। अब उसके बारे में बताएंगे। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव लवही, 1880 में मुंशी प्रेमचंद का जन्म। गरीब माता पिता, पिता डाक खाने में नौकरी करते थे। डाक खाना जानते हैं, पोस्ट ऑफिस नौकरी करते थे, और 7-8 भाई बहन, तीसरी चौथी संतान थी मुंशी प्रेमचंद। किसान परिवार और बहुत ही गरीबी में उनका जन्म हुआ, और गरीबी में इतना महान और बड़ा है। कभी उसके पास इतने पैसे नहीं आए कि वो ऐशो आराम कर सके। आज इस प्रकार से लेखक, साहित्यकार ऐशो आराम करते, पैसे मिलते हैं, रॉयल्टी मिलती है किताबों की, वो मुंशी प्रेमचंद के पास नहीं। तो बहुत ही गरीबी और सादाई में उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया। 7 साल की उम्र थी, माँ का निधन हो गया। 14 साल की उम्र में शादी हो गई, और उसी वर्ष उनके पिता का भी देहांत। पिता ने दूसरी शादी की, उनके 2 संतान, 3-4 भाई बहन, विमाता, 7-8 परिवार के सदस्यों का भार अपने कंधों पर प्रेमचंद ने। शिक्षक की नौकरी मिली, अपनी सारी किताबें बेचने चले। पुस्तकालय के पास एक आचार्य मिले, उसे गुरु, कहा कि कहाँ जा रहे हो? किताबें बेचने जा रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं खाने के लिए। तो वो किताबें सारी उनके पास रखते हैं और उनको नौकरी देते हैं शिक्षक। एक साधारण शिक्षक के रूप में वो अपने शैक्षिक जीवन का प्रारंभ करते हैं मुंशी प्रेमचंद। हमने कहा कि शादी हो गई, 7-8 परिवार के सदस्य, उनका भार, और बहुत ही गरीबी में सामान्य जीवन जीते हुए इस आदमी ने अपने जीवन के अनुभवों को, उस जमाने की गरीबी, उत्पीड़न, पीड़ा, शोषण, दलित, पीड़ित, किसान और मध्यम वर्ग की समस्याओं को उन्होंने अपने साहित्य में, और केवल 12 उपन्यास लिखे, 300 कहानियां लिखी, 1-8 फुटकर नाटक लिखे, और ये हिंदी साहित्य का महान उपन्यास सम्राट है। आज भी उनका नाम बड़े आदर से साथ लिया जाता है। बहुत कम लिखा है,
मगर बहुत ही अच्छा है। जैसे क्वालिटी साहित्य आप कहते हैं अंग्रेजी में, उसी क्वालिटी साहित्य का निर्माण प्रेमचंद ने अपने साहित्य में किया। और आज के उपन्यासकार और कहानीकार 200, 300 उपन्यास लिखते हैं मगर नाम तक जानते नहीं। तो जैसे जिंदगी के लिए कहा गया है, कितना जीते हैं ये महत्व का नहीं है, कैसा जीते हैं ये महत्व। तो क्वालिटी साहित्य का निर्माण प्रेमचंद ने अपने साहित्य में किया। तो ये 1921 में आंदोलन चला गांधी जी का क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, अंग्रेज के खिलाफ, और उन्होंने नौकरी छोड़ जेल में गए। जेल से छूटने के बाद तुरंत लेकर में चले गए। 4-5 पत्रिकाओं की संपादक के रूप में हंस, माधुरी उनका प्रकाशन किया और उनकी संपादक भी बनी प्रेमचंद की। तो उसके जीवन के बारे में आपको हम बता रहे हैं। खासकर 1936 में लखनऊ में उनकी मौत हो गई, लेकिन 50-55 साल की उम्र में मरने से पहले ढेर सारे विपुल साहित्य का निर्माण, उसी के बारे में मुझे बताना है। ये उनके जीवन की एक झलक, जीवन के बारे में बताया संक्षेप में। अब यह आदमी प्रेमचंद नाम धारण किया 1914 के बाद। अब देखो 1914 से पहले ये उर्दू के महान लेखक थे। उर्दू जानते हो, पीछे से लिखा जाए पता ही नहीं चलता है। उर्दू के लेखक थे और उनका नाम था नवाब राय। नवाब राय के नाम से लिखते थे। घर में उनको लोग बुलाते थे धनपत राय। घर का नाम धनपत राय था और उसकी सरनेम थी श्रीवास्तव। आपको पता है अमिताभ बच्चन की सरनेम थी श्रीवास्तव। बाद में हरिवंश राय बच्चन ने अपनी सरनेम बदलाई और बच्चन की, मूल में अमिताभ बच्चन की सरनेम क्या थी? श्रीवास्तव। वही श्रीवास्तव परिवार में, लेकिन प्रेमचंद के नाम से वो मशहूर हुए। अब देखो धनपत राय के नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे 1914 तक, और ढेर सारा साहित्य उर्दू में लिखा। लेकिन एक चमत्कार हुआ 1914 में, उनका एक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ उर्दू में, जिसका नाम था सोजे वतन। सोजे वतन एक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ सन 1914 में, और उसमें लिखा गया अंग्रेज सरकार के विरुद्ध, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों को इस देश को छोड़ देना चाहिए, गुलामी की जंजीर को तोड़ना है, अंग्रेज सरकार के खिलाफ लिखा कहानी संग्रह में। और उनका ये सोजे वतन कहानी संग्रह जब्त कर लिया गया, बैन, प्रतिबंध, नाम भी कहानी संग्रह। अब ये नवाब राय उर्दू में नहीं लिख सकते हैं बैन को, लेखक तो लिखे बिना रह नहीं सकता। उन्होंने इस नाम को छोड़कर प्रेमचंद नाम धारण करके हिंदी के महान लेखक बने। ये जो परिवर्तन कब हुआ? 1914 में। 1914 में उनका ये सोजे वतन कहानी संग्रह प्रकाशित नहीं होता तो हिंदी का महान लेखक प्रेमचंद कभी हिंदी को नहीं लिखता। ये तो उल्टा अंग्रेज सरकार को ही, ये जैसे तीर लगा दूसरे को लगाते हमें लिखते हैं, गोली दूसरे को मारते हमें लिख जाते हैं, ऐसे ही। तो सोजे वतन कहानी संग्रह टर्निंग पॉइंट था हिंदी के लिए, प्रेमचंद के लिए हिंदी साहित्य एक जबरदस्त उछाल है। और सोजे वतन कहानी संग्रह जब्त होने के बाद ये आदमी प्रेमचंद नाम धारण करता है, नवाब राय नाम का बैन, प्रतिबंध। और ये 1914 में प्रेमचंद नाम धारण करके हिंदी में आए और हिंदी में उन्होंने विपुल साहित्य लिखा। जितना भी उर्दू साहित्य उन्होंने लिखा था उनका अनुवाद खुद हिंदी में। ये हिंदी का महान लेखक। अगर ये सोजे वतन कहानी संग्रह प्रकाशित नहीं होता, प्रतिबंध नहीं लगता, तो ये महान लेखक प्रेमचंद हिंदी को कभी लिखता ही नहीं, उर्दू का नवाब राय लेखक बनता। ये विश्व में इनका नाम आदमी बड़े आदर के साथ प्रेमचंद को याद किया जाता है। जैसे रशिया में बहुत बड़ा लेखक हो गया जिसका नाम था मैक्सिम गोर्की। गोर्की ने जो साहित्य रशिया में लिखा वही साहित्य प्रेमचंद ने भारत में। पैरेलल दोनों एक ही समय में लिख रहे थे। 1914 से 1940 के बीच में मैक्सिम गोर्की ने रशिया में साहित्य का सर्जन किया रशियन भाषा में, और उसी समय प्रेमचंद ने भारत में
ये किसान, मजदूर आदि की समस्याओं को लेकर जो साहित्य लिखा, वही साहित्य मैक्सिमम गोरकी ने लिखा। जो भी रसिया और भारत के नेता जब मिलते हैं तब प्रेमचंद और गोरकी को याद जरूर करते हैं। ये उस दोनों महान लेखकों की महानता है। तो प्रेमचंद ने जितना भी उर्दू साहित्य लिखा, कहानी, उपन्यास, सबका अनुवाद हिंदी में किया और उन्होंने कुल मिलाकर 12 उपन्यास लिखे और 300 कहानियां लिखी, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट स्टोरी। ये नॉवेल है, ये शॉर्ट स्टोरी, 300 कहानियां और 12 उपन्यास। एक उपन्यास था अधूरा, जिसका नाम है मंगलसूत्र। ये लिखते लिखते उनका देहांत हो गया 1936 में। मंगलसूत्र जैसे लिख रहे थे, आधा पूरा हुआ और उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। आधा ही उपन्यास प्रकाशित हो चुका। अब उनके दो बड़े जो साहित्य है उसमें है सबसे पहला उपन्यास, जिसको हम कहते हैं नोवेल। अद्भुत विश्व प्रसिद्ध साहित्य का निर्माण उन्होंने किया, उपन्यास और कहानी। ये नोवेल भारत की कुल मिलाकर 36 भाषाओं में उनका अनुवाद हुआ है। गुजराती में उपन्यास और कहानियों का अनुवाद है, हमारी लाइब्रेरी में सारी किताबें पढ़ी। प्रेमचंद का गुजराती साहित्य, प्रेमचंद का गुजराती उनके उपन्यास, हिंदी के अनुवाद गुजराती में, 36 भाषाओं में अनुवाद हुआ प्रेमचंद के साहित्य। आज उसमें गुजराती भी, तो ये गुजराती अनुवाद हमारी लाइब्रेरी में सारे पढ़े। 300 कहानियां। ये एक शीर्षक है मानसरोवर। भाग 1 से 8 में प्रकाशित हुए। मानसरोवर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भागों में उनकी 300 कहानियां प्रकाशित हैं। बाल साहित्य अलग, एक आध नाटक अलग, एक आध काव्य संग्रह लिखी अलग, मगर सबसे पहले वो जाने जाते हैं उपन्यास सम्राट के रूप में। कलम के सिपाही, जिसको कहा जाता है उपन्यास सम्राट। नोवेल का बहुत बड़ा किंग, जिसको कहा जाता है राजा। तो उन्होंने सबसे पहला उपन्यास लिखा गोदान। सबसे बड़ा, सबसे सुंदर, सबसे अद्भुत उपन्यास साहित्य का दस्तावेज जिसको कहा जाता है, वो पहली नोवेल, पहला उपन्यास था वो गोदान। और गोदान इतना चर्चित, विश्व प्रसिद्ध हुआ, कॉलेज में हम इसको पढ़ते थे। आज कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जहाँ हिंदी विभाग में कंपल्सरी हो या मुख्य या गौण हो, उसमें प्रेमचंद की कोई कहानी और उपन्यास न पढ़ाए। हमारे यहाँ कंपल्सरी भी पढ़ाया जाता है और SYBA में उनकी कृति निर्मला पढ़ाई जाती है। निर्मला भी उनका एक उपन्यास है, जो लोग हिंदी के विद्यार्थी काल में उनको पता हो। तो ये गोदान बहुत ही अद्भुत और बड़ा उपन्यास है, 600 पन्नों में लिखा गया है। उसकी संक्षिप्त कॉपी भी मिलती है। ये है कृषक जीवन का महाकाव्य। कृषक, कृषक का मतलब किसान। किसान जीवन की समस्याओं को लेकर इतना अच्छा उपन्यास आज तक किसी ने नहीं लिखा, प्रेमचंद ने लिखा। भारतीय किसान, उनकी दशा और दिशा क्या है, किसान किस प्रकार से जी रहा है, किसान अपनी पूरी जिंदगी झोंक देता है खेती में, बदले में उसको मिलता क्या है। तो गरीब मजलूम उस किसान जीवन और परिवार की कहानी गोदान उपन्यास में। तो उसमें जो पात्र है, वो पात्र किसान है, मर जाता है। गोदान का मतलब मरने के बाद गाय का दान ब्राह्मण को करना। गोदान के पैसे भी उसकी पत्नी के पास नहीं। ये आज के हमारे किसान जीवन की समस्या। उस जमाने का उत्तर प्रदेश सन 1901 से लेकर 1935 तक अगर आपको देखना हो तो प्रेमचंद का साहित्य सबसे अच्छा। आप देख सकते हैं उस जमाने का उत्तर प्रदेश और उस जमाने का अधिकांश भारत और उस भारत में रहने वाले किसान, कृषक जीवन की समस्या क्या है, वो किस प्रकार से मेहनत करता है, उसके हाथ में क्या है। जिस किसान की उपज अनाज हम खाते हैं और उस आदमी की दशा आज है, क्योंकि रोटी तो सबको खानी और रोटी बना उगाता कौन है, क्योंकि किसान बनाता कौन, किसान। अनाज पैदा नहीं होगा तो खाएंगे क्या? आप 2000 के नोट खाएंगे, आप डॉलर खाएंगे कि $100 खाएंगे तो 10 दिन तक भूखे नहीं लगेगी।
वो अमेरिका का राष्ट्रपति भी रोटी खाता है और मोदी जी भी रोटी खाते हैं और हम भी रोटी खाते हैं। वो रोटी किसान के द्वारा पैदा होती है और वही जो मूल में बुनियाद है उसकी दशा क्या है, अगर वो देखेंगे तो गोदान सबसे अच्छा हो गया। कृषक जीवन की अधिकांश समस्याओं का आकलन प्रेमचंद ने अपने इस उपन्यास में किया। तो विस्तार से नहीं जाएंगे, एक उपन्यास में निर्मला 3 समस्याओं को उन्होंने उठाया। 18 साल की निर्मला 40 साल के बूढ़े तोताराम के साथ उनकी शादी होती है। मूल क्या है? दहेज। सगाई होती है। 18 साल की निर्मला सुंदर, पढ़ी लिखी, सर्वगुण संपन्न, पिता की मौत हो जाती है, डॉक्टर सगाई तोड़ देते हैं। ये दहेज नहीं मिल पाती। दहेज के खप्पर में ये निर्मला 40 साल के बूढ़े जिसके 3 सौतेले पुत्र हैं, ऐसे तोताराम के साथ शादी होती है। और देखो 18 साल की निर्मला और 40 साल का वो वकील, उसका बड़ा जो लड़का है सौतेला पुत्र, उसकी उम्र 18 साल की है। शादी उसके साथ होनी चाहिए मगर हो जाती है उसके पिता के साथ और वो अपना जीवन जिस प्रकार से गुजारती है। दहेज के अभाव में एक दूसरी समस्या पैदा होती है जिसका नाम है अनमेल विवाह। एक स्कूटर लोगे, एक ट्रैक्टर लोगे, उम्र का लंबा फासला। कभी उस स्त्री ने, कभी उस निर्मला ने अपने पति को पति के रूप में स्वीकार किया है। वो कैसे सजेगी, सुंदर दिखने का प्रयास कैसे करेंगे? और जब वो पति उसके पास आता है, उसको लगता है कि कोई बड़ी उम्र वाला आदमी मेरे पास है। वो फिल्म पति वो आई, तो वो ऐसी निर्मला हजारों करोड़ों की तादाद में देश में पहले भी थी, आज भी है, आगे भी है। दहेज के अभाव में अनमेल विवाह होता है और अनमेल विवाह के कारण ऐसी स्त्रियों की जिंदगी नर्क बन जाती है। असमय में बच्चे को जन्म देकर कर देती है। 21-22 साल में तो उनकी डेथ हो जाती है। तो ये उदाहरण के तौर पर प्रेमचंद ने निर्मला को हमारे सामने प्रस्तुत किया कि ये केवल निर्मला का प्रश्न नहीं है, पूरे भारतवर्ष में रहने वाली लाखों निर्मला, लाखों औरतों का प्रश्न है। दहेज पहले भी था, आज भी है, आगे भी है। प्रेमचंद ने लिखा है, फिर भी लोग पढ़ते हैं, मानते हैं। समाज में कोई बदलाव नहीं आता, नए रूप में हमारे सामने आता। तो ये 2 प्रमुख उपन्यास, उसके बाद कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, रूठी रानी, प्रेमा, प्रतिज्ञा, ये उनके कुल मिलाकर 12 उपन्यास हैं। और लिखते लिखते मंगलसूत्र आधा लिखा और उनकी लिखी। अब बात करते हैं कहानी, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट स्टोरी, द चाइल्ड जो आप पढ़ते हैं, वो बाल साहित्य की एक कहानी जिसका नाम है, शीर्षक है हिंदी में बालक, उसी का अनुवाद आप पढ़ रहे हैं द चाइल्ड। तो 300 कहानियां जो लिखी हैं उसके मूल में भी वही कहानी। बीच में एक साल प्रेमचंद की मुंबई है और एक कहानी पर उनकी फिल्म बनी ब्लैक एंड व्हाइट। वहां पर डायरेक्टर और निर्माता जो कहते हैं लिखना पड़ता है, प्रेमचंद को ये अच्छा नहीं लगा। मैं जो कहूँगा, मुझे मन में आएगा वही मैं लिखूंगा। तो अनबन हो गई, वापस लखनऊ चले गए, मुंबई और फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ रहे, क्योंकि कोई उस आप पर थोपे और आप लिखिए, उसमें सच्चाई नहीं होती। आपके अंदर अनुभव आपको देगी जो कहानी होती है सर्वश्रेष्ठ वही होती है। और प्रेमचंद उस मुंबई की दुनिया को अलविदा करके वापस लखनऊ आए और वहाँ लिखने का काम किया। 1932 में प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति के रूप में पूरे भारतवर्ष से उनको चुना गया और अखिल भारतीय हिंदी परिषद के प्रमुख हुए 1932 में मुंशी प्रेमचंद। तो हम बात करें हमें कहानियां, 300 कहानियां लिखी और बाल साहित्य का लिखा। उसमें जो प्रसिद्ध कहानी है उसमें है कि कफन, आदमी जो मरता है तो उसके ऊपर जो कपड़ा डाला जाता है उसको कहते हैं कफन। कहानी इतनी करुण है। एक छोटा सा गांव, चमार का परिवार, पत्नी प्रसूति में करा देगी, लोग कोई नहीं आते और कराते कराते उनकी मृत्यु हो जाती। मरने के बाद कफन के पैसे लोग दे देते, लेकिन जिस समय वो बीमार थी, वेदना से उसको अस्पताल ले जाना था, दवा दारू करने की लोग नहीं। हमारी जो परंपराएं हैं,
रीति रिवाज है, उन पर बहुत बड़ा आघात किया गया है। जब आदमी को जरूरत पड़ती है तब पैसे चाहिए। शादी हो तो पैसे लोग देने आएंगे, अस्पताल में तो कोई आएगा नहीं। शादी में धूमधाम होती है, खाना वाना होता है, गाजा बजा होता है, कपड़े पहनने होते हैं, मगर अस्पताल में कोई नहीं जाता। उस दारुण गरीबी में कराती हुई वो बुद्धियां मर जाती है जब उनको पैसों की अस्पताल में टेबल की कोई नहीं आया। जब वो मर गए तो पूरा मर गया, सभी ने पैसे दिए, एक या दो, और उनका अंतिम संस्कार होता है। जो पैसे मरने के बाद मिलते वो मरने से पहले मिलते तो शायद ये आत्मा बच जाती। ये एक समस्या है, परंपरा होगी। उस कफन कहानी में प्रेमचंद ने लिखा। आदमी को मरने के बाद ये नहीं देखता है कि कफन हल्का है या महंगा, 50 रुपये क्या है 5000 रुपये वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीते जी आपने उसकी सेवा की, दवा दारू की, पानी पिलाया, ये उसी के साथ जाए। मरने के बाद कोई कुछ नहीं ले जाता है। क्रिया कर्म धूप देन ये वो कथा खाना सब बकवास, उसकी कोई जरूरत नहीं। माता पिता को जीते हुए पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, अस्पताल ले जाते हैं, रखरखाव करते हैं, देखभाल करते हैं, पास बैठकर शांति से बातें करते हैं, उसको वही अच्छा है। जब वो मर जाएगा तो देखेगा कि मेरे बेटे ने मेरे पर कितना खर्चा किया, कितने लोगों को ब्रह्म भोजन किया। ये सब गलत चीज, उस अंधविश्वास, कुरीवाज, परंपराएं लेके उसी उसका विरोध प्रेमचंद ने अपनी कहानी। एक और कहानी है ईदगाह। ईदगाह में एक छोटा सा बच्चा, शायद वो पढ़ी हुई शुरू में आपने, वो जाता है मेले में और पैसे खर्च करने के लिए, लेकिन वो पैसा खर्च नहीं करता। उनको पता है कि मेरी जो माँ है वो रोटियां बेलती है और रोटियां सेकते उसके हाथ जल जाता है। वो चिमटा लाता है, चिमटा चिमटा लाता अपनी माँ, सबसे बड़ा सबसे बड़ी भेंट है, और माँ रो पड़ती है, बहुत रोती है। तो ये एक बच्चे के मन में माँ के प्रति प्रेम, उसके मन में कि मुझे जो पैसे दिए गए हैं मेले में खर्च करने के लिए, मनोरंजन के लिए, वो मुझे नहीं खर्च करना। मेरी माँ रोज मेरे लिए रूप बनाती है और उनके हाथ में वो चिंता लगा। वो ईदगाह के दिन, ईदगाह का मतलब ये मुस्लिमों का पवित्र है, वो एक मुस्लिम बच्चे की कहानी उसमें कहते हैं। तो कुल मिलाकर ये 350 कहानी, 50 बाल साहित्य की कहानियाँ लिखी हैं, एक आध दो नाटक लिखे, काबा और करबला, एक आध काव्य संग्रह लिखा, लेकिन जाने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद एक महान उपन्यास सम्राट के, एक महान कहानी लेखक के रूप में। उन्होंने अपने साहित्य के मूल में जीवित मनुष्य के प्रति लिखा है। जो मनुष्य जिंदा है वही भगवान के श्रेष्ठ। बाकी मरने से पहले और मरने के बाद किसी को पता नहीं कि क्या होता है। कोई देखना है मरने के बाद कि आपने मेरे लिए क्या किया, कुछ नहीं। तो कुरीवाद, अंधश्रद्धा, पुराने दकिया रूसी रीति रिवाज, पुरानी परंपराएं, उनका जमकर विरोध प्रेमचंद ने अपने साहित्य में किया और बहुत ही सराहना होती। तो 1936 में 31 जुलाई को उनका देहांत और मरने के बाद उनकी महानता की मैं, हमारा एक ग्रुप है प्रोफेसरों का हिंदी में, एक फोटो आई थी प्रेमचंद। फोटो में उन्होंने जो जूते पहने वो फटे हुए जूते के, इतना महान और बड़ा है, सादे कपड़े पहने और उनकी पत्नी के साथ उनका फोटो, उनका जूता नीचे से फटा दिया। ऐसी दारुण गरीबी में उन्होंने जन्म लिया। जो देखा, जो सहा, जो पढ़ा, जो अनुभव किया, वही उन्होंने अपनी कहानी उपन्यास साहित्य में कल्पना बिल्कुल नहीं। जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना और जिन अनुभवों से वो आदमी गुजरा बचपन से लेके अंत तक। अब देखो, बुक पर कोई निबंध लिखने के लिए आपको कहें कि बुक पर निबंध लिखिए, आपको 3-4 टाइम भरपेट भोजन मिलता है, आप क्या लिखें। लेकिन जो आदमी 2-3 दिन तक भूखा, जिसको खाने को कुछ नहीं मिला, उस पर अगर निबंध वो लिखेगा तो वही आत्मिक निबंध होगा, सच्चा निबंध, व्यवस्थित निबंध। वो अपने अनुभव की कगार से गुजरा, ये श्रेष्ठ निबंध। एयर कंडीशन बंगलों में बैठकर साहित्य का निर्माण नहीं, समाज के बीच में, लोगों के बीच में, गाँव में जाना पड़ता है। वहाँ के रहन सहन को, खान पान को, रीति रिवाज, उनकी
खासियतों को जानना पड़ता है, उसके बाद जो देखा जाता है वो असल सत्य साहित्य होता है। और असल मूल और सत्य साहित्य की रचना मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में, अपनी कहानियों में की। ऐसा महान लेखक जिसकी कृति प्रत्येक यूनिवर्सिटी में, प्रत्येक कॉलेजों में पढ़ाई जाती है, उनको याद किया जाता है। लेकिन मूल बात ये ऐसी होती है, जब आदमी जिंदा होता है उसकी कोई कीमत नहीं, जब वो मर जाता है तब हम उसको भगवान बना देते हैं। तो जीते जी आदमी की कोई वैल्यू नहीं है, जब वो मर जाता है तब चलता है कि वो ये आदमी तो बहुत बड़ा है। तो ऐसे उनकी जन्म जयंतियाँ मनाई जाती है, उनको याद किया जाता है। लेकिन वो आदमी नक्शिक प्रामाणिक, जो देखा जो समझा वो उन्होंने लिखा है। बिल्कुल दारुण तरीके में उनकी मौत हो। तो ये विपुल और सुंदर साहित्य का निर्माण, जिसको हम कहते हैं सच्चा साहित्य, और ये सच्चा साहित्य आगे रहता है। प्रेमचंद के साथ पहले और बाद में लिखने वाले लेखकों को जानता नहीं। हमने कहा कि क्वालिटी साहित्य ही अंत तक रहता, सच्चाई जिसमें हो, मूलभूत तत्व जिसमें हो, गरीबों की आवाज जिसमें हो, समाज की आवाज जिसमें हो, वही साहित्य जिंदा रहता है। बाकी काल में विलीन होता है, जिसका कोई मकसद नहीं। तो यहाँ प्रेमचंद के बारे में कुछ फुटकर बातें हमने आपको बताई। अगर चाहे तो प्रेमचंद के बारे में घंटों तक बोल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी उपन्यास हमारे कोर्स में थे। मैं खुद कॉलेज में पढ़ा, हमने पढ़ाया। तो विद्यालय में प्रोफेसर थे, विद्यालय में वो प्रेमचंद को इतना अच्छा पढ़ाते थे, हमने उसको सुना पढ़ा कि घंटों तक वो बोलते थे, हम सुनते रहे। तो ऐसा महान समाजवादी क्रांतिकारी, मूल गांधीवादी लेखक प्रेमचंद, जो हिंदी में एक बहुत महान और बड़े लेखक के रूप में है, तो उसको याद करने का मौका दिया। तो ये मैडम और आप सब विद्यार्थियों का मैं पूर्ण दिल से आभारी हूँ कि आपने मुझे बोल दिया। तो प्रश्न आप पूछना हो तो पूछिए। बराबर है? थैंक यू।